Hi friend, welcome to the NBS Academy. This is the 7th lecture of the Industrial Engineering. मैंने जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे या प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल को डील करेंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन्वेंट्री कंप्लीट करने के बाद और 2 लेक्चर बचा है, ये 6 लेक्चर होगा और 7th लेक्चर में इन्वेंट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 2 लेक्चर कंप्लीट करने के बाद 6th और 7th लास्ट में 8th लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, पूरे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का कंबाइंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल। प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल में क्या है कि आपका डिमांड जो है वो फिक्स नहीं है, मतलब डिमांड रेट आपका फिक्स नहीं है, कभी बढ़ भी सकता है कभी घट भी सकता है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता है ना कि हम लोग फोरकास्ट करते हैं डिमांड का। फोरकास्टिंग हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो हम लोग डिमांड का फोरकास्ट करते हैं कि हाँ एक्चुअली में कितना डिमांड आ सकता है। एक प्रोबेबिलिस्टिक नेचर से हम लोग जस्ट डिटरमाइन करते हैं कि कितना आ सकता है डिमांड, और जितना डिमांड आ सकता है उसके बेसिस पे हम लोग एक इन्वेंट्री डिजाइन करते हैं कि ऑलमोस्ट मैंने कहा एन एवरेज कितना डिमांड करना होगा एक ऑर्डर में, कितना यूनिट का डिमांड करना होगा एक ऑर्डर में। मैं क्या बोला कि हम लोग फोरकास्ट करते हैं प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल में कि फोरकास्टिंग से कि कितना डिमांड आ सकता है एन एवरेज। जो डिमांड मेरे को पता चल गया कि हाँ एन एवरेज इतना डिमांड आ सकता है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि क्यू क्वांटिटी निकालते हैं कि हमको एक ऑर्डर में कितना क्यू क्वांटिटी मंगाना है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग ग्राफ से समझते हैं। अगर डिमांड मेरा फिक्स नहीं है तो डिमांड रेट भी फिक्स नहीं है, अगर डिमांड फिक्स नहीं है तो क्या है, डिमांड रेट भी फिक्स नहीं है। तो अगर मैं ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाहूँ, अगर अपने लेन देन के क्रियाक्रम को ग्राफ के बेसिस पे समझते हैं क्या होगा। सपोज कीजिए कि मैंने डिसाइड किया कि एन एवरेज डिमांड डी है, एनुअल डिमांड, उस हिसाब से मेरे को एक बार में क्यू क्वांटिटी मंगाना है। क्या क्वांटिटी मंगाना है? क्यू क्वांटिटी। मैंने क्यू क्वांटिटी मंगाया और मेरा सेलिंग स्टार्ट हो गया। सेलिंग होगा तो घटते जाएगा। हो सकता है डी डिमांड रेट से चल रहा था, अचानक कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, ये कुछ टाइम के बाद अचानक डिमांड रेट क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो डिमांड रेट स्लो हो जाएगा तो क्या होगा, इस तरह से चला जाएगा ग्राफ। यहाँ से डिमांड रेट क्या हो गया, चेंज हो गया। मान लेते हैं D1 हो गया, D1 क्या है, डी से कम है, तो कुछ दिन इतना ही इन्वेंट्री कुछ लंबा दिन तक खींच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का सिचुएशन बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा। फिर मैंने खत्म हुआ, मैंने क्यू क्वांटिटी ऑर्डर किया, डी रेट से चल रहा था, अचानक डिमांड रेट क्या हो गया, तेज हो गया। जैसे डिमांड रेट तेज होगा तो मेरा स्लोप इस तरह से हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन गया ना। थोड़ा सा इसको सही करते हैं। मान लीजिए इस तरह से डिमांड हो रहा था और अचानक डिमांड रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस तरह से मेरा ग्राफ क्या करेगा, वैनिश जा सकता था इधर आगे इस तरह से, लेकिन अचानक डिमांड रेट D2 हो गया। D2 क्या है, डी से ज़्यादा हो गया। डिमांड रेट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जो खत्म होना चाहिए था यहाँ वो पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि पहले खत्म होने लगेगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा, अगर लेट खत्म होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगा सेल होने में, लेकिन अगर अचानक पहले खत्म हो जाए इन्वेंट्री तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा कि आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाइएगा। आपने जो एस्टिमेशन किया था कि मेरे को इस ऑर्डर पे मेरे को रीऑर्डर कर देना है, जैसे मान लीजिए ये मेरा रीऑर्डर लिमिट है, मैं रीऑर्डर लिमिट कोई डिजाइन किया हूँ कि इस ऑर्डर पे मेरे को रीऑर्डरिंग करना है। तो यहाँ चल रहा था तो ठीक था, मैंने रीऑर्डर कर दिया, पहले सामान आ गया मेरे को, अचानक पहले इन्वेंट्री जब खत्म होने से पहले मेरे पास इन्वेंट्री क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि मेरे पास इन्वेंट्री बाद में आने वाला है, मेरे पास कोई इन्वेंट्री नहीं है, उससे पहले मेरे पास इन्वेंट्री आने से पहले क्या हो जाएगा, सामान खत्म हो जाएगा। तो जब सामान खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, सेल करने के लिए कुछ नहीं रहेगा, फिर मेरे को कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। तो इस तरह के सिचुएशन में जहाँ पे डिमांड रेट फिक्स नहीं है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा स्टॉक रखते हैं। ये एक एक्स्ट्रा स्टॉक रखते हैं, इतना फिक्स, कोई Q1 क्वांटिटी का हम लोग स्टॉक हम ऐसा क्या करते हैं, फिक्स रखते हैं। अगर इस तरह का सिचुएशन आए कि अचानक से डिमांड बढ़ जाए तो क्या करें, मेरा जब तक इन्वेंट्री मेरे पास हाथ में आए तब तक हम अपना स्टॉक जो था, जो स्टॉक में रखे थे एक्स्ट्रा, सेफ्टी स्टॉक इसको बोलते हैं। क्या, सेफ्टी स्टॉक चाहे बफर स्टॉक, जो एक्स्ट्रा मैंने रखा है इसको सेफ्टी स्टॉक बोलेंगे। क्या, सेफ्टी स्टॉक, कि अगर ऐसा सिचुएशन आए अचानक डिमांड रेट तेज हो गया तो मैं सेफ्टी स्टॉक से या इसको बफर स्टॉक से क्या बोल सकते हैं कि बफर स्टॉक से उसको हम लोग दे पाएँ। इस सिचुएशन में हम लोग को एक एक्स्ट्रा स्टॉक रखना पड़ेगा। क्या, सेफ्टी स्टॉक प्लस सेफ्टी स्टॉक, या उसको बफर स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, ये मेरे को स्टॉक रखना पड़ेगा। तो पहले के सिचुएशन से क्या मेरे को देखने मिलेगा कि पहले सिचुएशन हम लोग सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक नहीं रखते थे, लेकिन प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में क्या करना पड़ेगा, मेरे को सेफ्टी या बफर स्टॉक रखना पड़ेगा कि इनकेस अगर डिमांड बढ़ता है तो मैं इससे अपना काम चला लाऊंगा, अपना गुडविल लॉस होने ना दूं, और अचानक बढ़ता है तो अपना डिमांड को फुलफिल रखूँ। ठीक है, तो ये एक नया टर्म आपको मिलेगा, क्या, सेफ्टी स्टॉक। तो रीऑर्डर लिमिट कितना रहेगा,
जो हमको ऑर्डरिंग क्वांटिटी करना है, कितने पे ऑर्डर कर देना है, तो आपको जितने पे ऑर्डर करना और ऑर्डर कितना क्वांटिटी रहेगा तो करना होगा। ऑर्डर आपकी इन्वेंट्री में सेफ्टी स्टॉक जो रहेगा वो प्लस में ये जो आपको क्या था रीऑर्डर लिमिट, ये रीऑर्डर लिमिट दोनों का जो सम का जो क्वांटिटी होगा अगर उतना आपको रहता है इन्वेंट्री में तो आपको ऑर्डर प्लेस कर देना है। ठीक है, ऑर्डर प्लेस कर देना है। तो पहले रीऑर्डर लिमिट आता था तो हम लोग प्लेस करते थे, लेकिन रीऑर्डर लिमिट प्लस सेफ्टी स्टॉक के अमाउंट में अगर क्वांटिटी आपके इन्वेंट्री में बच जाएगा तो आपको क्या करना है, ऑर्डर कर देना है। समझ गए? ये कुछ था बातें, बेसिक जानकारी लेन देन के क्रियाक्रम को समझने के लिए। लेकिन अब हम लोग आते हैं रियलिस्टिक थोड़ा सा केस को समझने के लिए। मेरे दोस्त, अगर मान लीजिए कि प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल का केस है और डिमांड आपको पता नहीं है, लेकिन ये कभी कभी ऐसा भी होता है सिचुएशन कि आपको जब मर्जी तब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब मर्जी तब रीऑर्डर प्लेस कर दे रहे हैं। आपको आज मन किया था आज भी ऑर्डर कर सकते हैं, कल मन किया था कल भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है ऑर्डर प्लेस करने का, जब मर्जी तब आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, हर एक इन्वेंट्री के साथ ऐसा नहीं होता कि जब मर्जी तब आप क्या कर दें, ऑर्डर प्लेस कर दें। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, एग्जाम्पल के लिए कैसा कौन सा ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर जब मर्जी तब हम ऑर्डर नहीं प्लेस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप वेजिटेबल को सेल करते हैं, तो वेजिटेबल से सेल करेंगे तो क्या कीजिएगा, आप मंडी में जाइएगा, मंडी से क्या उठाइएगा, थोक में वेजिटेबल उठाइएगा और बेचना स्टार्ट कीजिएगा। वहाँ से थोक में उठाकर अपना बेचना स्टार्ट किया अपने पास ले आकर, तो हम क्या करेंगे, जितना आज वेजिटेबल बेचने लायक था वो हम बेच देंगे। अगर ज़्यादा डिमांड हो गया तो मेरा बेच के ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कम डिमांड रहा था क्या, मेरे पास बच जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा बिक गया, एग्जाम्पल सपोज करते हैं कि मैं कुछ क्यू क्वांटिटी लाया था, लेकिन क्यू क्वांटिटी से ज़्यादा का डिमांड आज आ गया तो मेरा सेल हो जाएगा, बाकी आदमी को हम नहीं दे पाएंगे। यही होगा केस। अगर ऐसा केस होता है तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि फिर आज मंडी से सामान लेकर आ जाए, लेकिन वेजिटेबल वाला ऐसे नहीं करते हैं। अगर आज हुआ जो बेचना था बेच दिए, फिर से जाकर मंडी से नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि मंडी का फिक्स पीरियड होता है, 4 से 6 तक खुलेगा, उसके बाद मंडी बंद हो जाता है। तो अब इधर जो बेचने वाले हुए लोग वो बेचते रहते हैं। तो अब मंडी में आप जब मर्जी तब ऑर्डर नहीं प्लेस कर सकते हैं। आज के लिए सब्जी ले दिए तो आज लगा, अब कल के लिए अगर ज़्यादा डिमांड हो गया फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं कि आज ही ले आकर फिर से उसको बेचिएगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि ऐसा भी सिचुएशन आता है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, री ऑर्डर नहीं प्लेस करते हैं। और सिंपल एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपको पेपर डिस्ट्रीब्यूटर है, आप पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपने पेपर उठा कर लाया मेन मार्केट से, पूरे गांव में बेचना स्टार्ट किए हैं। तो जहाँ से पेपर लाते हैं उससे आप बोल दिए होंगे कि भाई मेरे को ऑन एवरेज 100 पेपर मेरे को बेचना होता है। 100 पेपर आप आए गांव में देने के लिए, लेकिन गांव में लोग बाहर से कुछ लोग आ गए हैं, वो लोग न्यूज़पेपर पढ़ने में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो वो लोग आपसे डिमांड कर दिए। तो आप 100 से ज़्यादा आपके पास डिमांड आ गया, तो क्या फिर से जाकर वहाँ से आप ले सकते हैं जहाँ से पेपर थोक में लेकर आते हैं? नहीं ले आ सकते हैं, क्योंकि वो भी लिमिटेड अमाउंट में मंगाया होगा। तो आप उसी दिन फिर से ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते हैं। इस तरह का भी सिचुएशन, कितना सिचुएशन ऐसा है, कुछ इन्वेंट्री ऐसा है जिसके लिए आप कभी भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आज 5 बार भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, एक बार भी नहीं ऑर्डर प्लेस कर सकते, वो आपकी मर्जी, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऑर्डर प्लेस करने पे। 2 केस बना। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल को हम लोग इसी 2 केस पे डिस्कस करेंगे। एक, आप रीऑर्डर कभी भी कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक जो केस होगा, आप क्या कर सकते हैं, रीऑर्डर दोबारा प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला केस डिस्कस करते हैं जिसमें आप रीऑर्डरिंग नहीं कर सकते हैं, जब मर्जी तब रीऑर्डर नहीं कर सकते हैं। उस केस को हम बोलते हैं स्टैटिक इन्वेंट्री मॉडल। क्या बोलते हैं? स्टैटिक इन्वेंट्री मॉडल। तो हम लोग सबसे पहले किसको डिस्कस करेंगे? स्टैटिक इन्वेंट्री मॉडल। स्टैटिक इन्वेंट्री मॉडल को हम लोग बोलते हैं डिमांड प्रॉफिट मॉडल। हम लोग अभी क्या जो डिस्कस करने वाले हैं, स्टैटिक इन्वेंट्री मॉडल। स्टैटिक इन्वेंट्री मॉडल, इसको डिमांड प्रॉफिट मॉडल भी बोला जाता है। स्टैटिक इन्वेंट्री मॉडल को डिमांड प्रॉफिट मॉडल भी बोला जाता है। स्टैटिक इन्वेंट्री मॉडल में क्या है रिस्ट्रिक्शन भाई, कि आप रीऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते हैं, जब मर्जी तब आप रीऑर्डर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं विस्तार से। इस चीज़ में क्या होगा, किस तरह से हमको, अगर इस सिचुएशन में अगर आप रीऑर्डरिंग प्लेस नहीं कर सकते हैं, आपको एक बार में कितना सामान मंगाना होगा। अगर मान लीजिए मैं पहले ये डिसाइड करूँगा कि मेरे को सब्जी बेचना है, तो कितना वहाँ से क्वांटिटी मंडी से उठा कर लेकर आऊँ, ताकि मैं मैक्सिमम लोगों को सेटिस्फाइड कर दूँ।
ये तो मेरा डिमांड फिक्स नहीं है ना कि इतना मेरा डिमांड है। अगर डिमांड फिक्स रहता तो मैं फिक्स अमाउंट में लेकर आता, लेकिन अब यहाँ पर डिमांड फिक्स नहीं है, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ऐसा नंबर ऑफ क्वांटिटी हम लोग एक सेट करते हैं जिससे हम मैक्सिमम टाइम क्या है, मैक्सिमम टाइम लोगों का नीड्स को सेटिस्फाइड कर पाएँ, मैक्सिमम टाइम लोगों का नीड को सेटिस्फाइड करें। मतलब अपना जो सर्विस लेवल है, मतलब सर्विस लेवल मतलब क्या, जितना डिमांड है उसको आप कितना फुलफिल कर रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग क्या करें, मैक्सिमम रखें। अपना सर्विस लेवल क्या रखें, मैक्सिमम रखें, मतलब अधिक से अधिक लोगों को नीड्स को क्या कर दें, सेटिस्फाइड कर दें। तो उस सिचुएशन को मेरे को लाना है। लेकिन इस सिचुएशन को लाने के लिए अगर मेरे को अधिक से अधिक लोगों को सेटिस्फाइड करना है, तो अगर मान लीजिए ज़्यादा अमाउंट में ला देते हैं तो मैक्सिमम लोगों को सेटिस्फाइड कर देंगे। लेकिन मैक्सिमम लोगों को सेटिस्फाइड करने के चक्कर में अपना लॉस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मान लीजिए ज़्यादा क्वांटिटी सब्जी लेकर आ गए, बिका, जितने लोग डिमांड किए सबको मैंने दे दिया, लेकिन बाद में जो बच गया एक्स्ट्रा वो कहाँ जाएगा, आपको तो कचड़े के भाव में उसको बेचना पड़ेगा ना, स्क्रैप के भाव में बेचना पड़ेगा। प्लस में अगर नहीं भी बेचते हैं, कल के लिए रखते हैं, तो होल्डिंग कॉस्ट भी देना पड़ेगा। तो एक तो स्क्रैप कॉस्ट देना पड़ेगा और एक होल्डिंग कॉस्ट। अगर ज़्यादा ला देते हैं, क्या मतलब, अगर ज़्यादा ला देते हैं, डिमांड ज़्यादा कर देते हैं, सप्लाई से ज़्यादा अगर आप डिमांड लेकर रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, स्क्रैप हो जाएगा। स्क्रैप के भाव में आपको बेचना पड़ेगा, होल्डिंग कॉस्ट देना पड़ेगा, दो नुकसान हो गया। अगर कम क्वांटिटी में लाते हैं तो क्या होगा, कम क्वांटिटी में लाते हैं मतलब क्या कि सेकंड, अगर आपका सप्लाई ज़्यादा हो गया, डिमांड, अगर मान लीजिए आपका सप्लाई ज़्यादा हो रहा है, आपके पास जो टोटल आपके पास इन्वेंट्री है, मतलब डी, वो क्या है, कम है। तो अगर सप्लाई ज़्यादा हो रहा है, आपके पास जो मटेरियल है आपके पास वो कम है, तो उस केस में क्या होगा, गुडविल लॉस होगा, ठीक है ना, पोटेंशियल प्रॉफिट लॉस होगा। कैसे, मान लीजिए 100 लोग आपके पास खरीदने आ रहे हैं, 50 लोग को देने के लिए ही आपके पास टोटल इन्वेंट्री है। तो उस केस में क्या होगा कि 50 लोग से तो आप प्रॉफिट कमा ही लीजिएगा, लेकिन आपके पास अगर गुड्स रहता तो बाकी 50 लोग को भी देकर आप क्या कर सकते थे, प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। तो जो 50 लोगों से जो आपका लॉस हुआ, जो पोटेंशियल प्रॉफिट लॉस हो रहा है, आप उन लोग को भी दे सकते थे। वो जो छूटा वो भी एक तरह का लॉस है। क्या है, पोटेंशियल प्रॉफिट लॉस। तो इस चीज़ को भी मेरे को ध्यान में रखना है कि मेरा पोटेंशियल प्रॉफिट लॉस ना हो, ना डायरेक्ट लॉस हो, जो डायरेक्ट लॉस भी नहीं होना चाहिए स्क्रैप में बेचकर, और पोटेंशियल प्रॉफिट लॉस भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म नया हमारे पास आया, क्या, स्क्रैप। और कॉस्ट को थोड़ा सा इसमें देखते हैं, एक नया इसमें टर्म जुड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रैप कॉस्ट, ठीक है ना, SC लिख सकते हैं उसको, स्क्रैप कॉस्ट। अगर कचड़े के भाव में बेचेंगे, स्क्रैप कॉस्ट आपको दे। कैसे भाई, कैसे कचड़े के भाव में मिलेगा, अगर मान लीजिए आपके पास ज़्यादा सामान हो गया है, बिक नहीं रहा है, तो आप अगर मान लीजिए 100 रुपये भी पर यूनिट के हिसाब से खरीद के लाए हैं, तो आप 90 यूनिट भी उसको निकालिए, क्योंकि वो पेरिसेबल आइटम है, वेजिटेबल है, वो ख़राब हो सकता है। अब जब बेसिक ये जो स्टैटिक इन्वेंट्री मॉडल है, पेरिसेबल आइटम पे ही मोस्टली अप्लाई होता है। अगर मान लीजिए आप लेकर रखें 100 रुपये यूनिट, अगर नहीं बिक रहा है, अब जान रहे हैं कि कल वो ख़राब हो जाएगा, तो आज क्या कर सकते हो, 90 रुपये बोलकर उसको सेल कर दीजिएगा, डिमांड बढ़ा दीजिएगा अपना, 90 रुपये बोलकर उसको सेल कर दीजिएगा। तो उस समय क्या होता है, आप उसको कचड़े के भाव में बेच रहे हैं, किससे, स्क्रैप के वैल्यू से बेच रहे हैं, ठीक है। और एक होता है आपका परचेसिंग कॉस्ट, ठीक है ना। परचेसिंग कॉस्ट को हम लोग बोल सकते हैं, परचेसिंग कॉस्ट को हम लोग C से डिनोट कर रहे हैं, किससे, परचेसिंग कॉस्ट को C से डिनोट करते हैं। C क्या परचेसिंग कॉस्ट को दिखाएगा, परचेसिंग कॉस्ट को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, C से, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट को किससे डिनोट कर रहे हैं, S से। S क्या डिनोट करेगा, सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट। CH से डिनोट करेंगे हम लोग यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट, CH से क्या करेंगे, होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। C से क्या डिनोट करेंगे, होल्डिंग कॉस्ट। तो अब आते हैं हम लोग प्रॉफिट का वैल्यू निकालते हैं। प्रॉफिट मेरा क्या होगा, प्रॉफिट जो होगा वो किसके बराबर होगा, सेलिंग कॉस्ट माइनस, सेलिंग कॉस्ट को S से डिनोट किया ना, सेलिंग कॉस्ट माइनस परचेसिंग कॉस्ट, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट माइनस परचेसिंग कॉस्ट। अगर आपके पास जो अगर डिमांड ज़्यादा हो जाता है, सेलिंग कॉस्ट माइनस परचेसिंग कॉस्ट रखते हैं, ज़्यादा डिमांड कुछ नहीं, सेलिंग कॉस्ट माइनस परचेसिंग कॉस्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर डिमांड आपका बढ़ जाए तो उस समय आपको पोटेंशियल प्रॉफिट लॉस होता है, लेकिन इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे हटाते हैं, ठीक है। ये हो गया परचेसिंग कॉस्ट। ऐसे प्रॉफिट का, लॉस का कितना होगा, लॉस कितना होगा भाई, लॉस आपका होगा क्या,
अगर आपका सामान नहीं बेचा तो आप खरीदे हैं किससे, अमाउंट से, C रुपये से खरीदे हैं, स्क्रैप में बेचेगा तो स्क्रैप कॉस्ट कितना है, SC स्क्रैप कॉस्ट प्लस में इसके साथ क्या है, आपको होल्डिंग कॉस्ट भी तो लॉस होगा ना, होल्डिंग कीजिएगा रखिएगा तो होल्डिंग कॉस्ट भी लॉस होगा। तो ये प्रॉफिट और लॉस का एक सिंपल फॉर्मूला आ गया, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस का सिंपल फॉर्मूला, यही दो फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा प्रॉफिट और लॉस का। अब आते हैं, बात करते हैं अब इस तरह इसमें किस तरह का सिचुएशन जनरेट होता है और इसको किस तरह से हम लोग डील करते हैं। ये तो मतलब नोटेशन था कॉस्ट का, सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस का केस है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं स्टैटिक इन्वेंट्री मॉडल में। अब आते हैं, समझते हैं हम क्या बोले थे, जहाँ पे भी अगर केस बनता है कि प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल का, तो हमको फोरकास्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, फोरकास्ट करना पड़ता है। फोरकास्ट करके हमको क्या निकालना पड़ता है, एस्टिमेटेड डिमांड, कितना डिमांड हो सकता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं फोरकास्टिंग का, किस तरह से, अगर मान लीजिए हम डाटा निकालें, ठीक है, डाटा निकालें और डाटा निकाल कर इधर मैं एक चांस बनाया क्वांटिटी का, कितने क्वांटिटी का एन एवरेज डिमांड होता है, ठीक है, कितने क्वांटिटी का डिमांड होता है, ये क्वांटिटी का, ठीक है, ये क्वांटिटी का होगा, उस क्वांटिटी का डिमांड का प्रोबेबिलिटी कितना है, डिमांड का प्रोबेबिलिटी कितना है, प्रोबेबिलिटी कितना है उसका। अगर मान लीजिए करते हैं कि दिया है कि 2 यूनिट का डिमांड होने का, 4 यूनिट का डिमांड होने का, 6 यूनिट का डिमांड होने का प्रोबेबिलिटी दिया, इसका प्रोबेबिलिटी लिया है 0.3, इसका प्रोबेबिलिटी 0.6, इसका प्रोबेबिलिटी दिया 0.2, ठीक है, इस तरह से प्रोबेबिलिटी दिया है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ कि इतना यूनिट का प्रोबेबिलिटी इतना हो सकता है, 4 यूनिट का प्रोबेबिलिटी इतना दिया, 6 यूनिट का प्रोबेबिलिटी कितना दिया, 0.2, तो मतलब यहाँ से मेरे को लगभग एस्टिमेशन होगा कि इतने 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 प्रोडक्ट का लगभग डिमांड है। तो 4 प्रोडक्ट का डिमांड क्या है, ज़्यादा है, 4 यूनिट का डिमांड क्या है, मोस्टली ज़्यादा, चांस क्या है ज़्यादा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है 4 यूनिट का। तो जब भी मेरे को डिमांड करना पड़ेगा वो क्या करेंगे, लगभग 4 के बराबर करेंगे, सिंपल। अगर इस तरह से डाटा दिया होगा तो, अगर इस तरह से डाटा नहीं दिया है, इस तरह से अगर डाटा आपको नहीं दिया रहता, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस के टर्म में दिया रहेगा कि हम इतना रुपए में खरीदे, इतना रुपए में बेचे, इतना रुपए में किए, तो हम उस समय क्या करते हैं, जो अपना बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी है, उस बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी को निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं डिमांड प्रॉफिट मॉड्यूल में, P(x-A) लेस देन इक्वल टू P/P+L शुड बी लेस देन इक्वल टू द Px। ये क्या है, इसको समझते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। ये क्या बोल रहा है, ये जो Px माइनस है, ये क्या बता रहा है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी एट क्वांटिटी x-1। ये क्या बता रहा है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी एट प्रोडक्ट x-1। ये Px क्या बता रहा है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी एट x, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी एट x क्वांटिटी, ठीक है। ये क्या है, प्री प्रॉफिट है, P प्रॉफिट है, L क्या है, लॉस है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जो बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी होगा, उस बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले P/P+L का रेशियो निकालिए। क्या निकालिए, P+P/L का। P क्या है, प्रॉफिट, P+L क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का समेशन है। तो दोनों का रेशियो निकालिए, दोनों का रेशियो निकालिए, दोनों का रेशियो को क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए, किस पे, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी से। किससे कंपेयर कीजिए, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी से। अब क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या होता है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या किया जाता है, जैसे मैं ये है, ये डाटा दिया है, ये प्रोबेबिलिटी दिया है, तो यहाँ पे हम लोग क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, इसका क्या होगा 0.3, इसका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अभी जिसका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है उसका, प्लस में उससे पहले का जो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, दोनों का सम क्या होता है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। तो ये किसका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 0.6 प्लस 0.3 मतलब क्या 0.9, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कितना होगा 0.9। इसका भी उसी तरह से निकालते हैं, इसका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, इसको 0.1, इसको 0.3 रखते हैं, थोड़ा सा 0.4 रखते हैं, मिस्टेक हो रहा है ना तो दिक्कत हो जाएगा। 0.4 मैंने अपने से डाटा इसको अरेंज किया था, 0.4 रखते हैं, 0. क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कितना होगा 0.7, तो ये कितना होगा, इसको अगर 1 रख देते हैं, ठीक है। तो इसका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी 6 यूनिट के लिए क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी,
इसका प्रोबेबिलिटी प्लस में इससे पहले का जितना भी प्रोबेबिलिटी दिया है सबका सम। इसका प्रोबेबिलिटी कितना दिया 0.1, अब पहले का सम कितना है 0.7, 0.7 प्लस 0.1 कितना होगा 0.8। इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 0.8। क्युमुलेटिव प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है कि अभी का जो प्रोबेबिलिटी दिया है वो जिसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है प्लस में उससे पहले जितना प्रोबेबिलिटी दिया उसका सबका सम, वो क्या देता है क्युमुलेटिव फॉर द पर्टिकुलर यूनिट। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्युमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। अब क्युमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकल गया तो हम क्या करेंगे पहले P/P प्लस एल का रेशियो निकालेंगे और कंपेयर करेंगे कौन से क्युमुलेटिव प्रोबेबिलिटी के बीच में क्या कर रहा है, ये जो मेरा रेशियो है वो लाई कर रहा है। सपोज कीजिए कि P/P प्लस एल का जो है क्युमुलेटिव प्रोबेबिलिटी आ जाता है 0.7, तो 0.7 अगर आ जाता है P/P प्लस एल का जो रेशियो है वो 0.7 आ जाता है, तो हमको वो यूनिट सेलेक्ट करना है। वो यूनिट सेलेक्ट पहले देखना है कि कौन ये जो 0.7 है वो किस किस यूनिट के क्युमुलेटिव प्रोबेबिलिटी के रेंज में आता है। तो 0.7 अगर यहाँ कंपेयर करेंगे तो 0.7 किसके लिए आ रहा है 4 के लिए। मतलब क्या कि अगर 4 यूनिट का डिमांड करते हैं, 4 यूनिट का डिमांड करते हैं तो ये जो रेशियो है वो किसके लिए इक्वल है 4 यूनिट के क्युमुलेटिव प्रोबेबिलिटी के बराबर है, 4 यूनिट के क्युमुलेटिव प्रोबेबिलिटी के बराबर है। मतलब ये किसके बराबर है x कितने के लिए P 4 यूनिट के लिए क्या है बराबर है और उससे छोटा है। ठीक है, किससे बड़ा है भाई तो 2 यूनिट के क्युमुलेटिव प्रोबेबिलिटी के P का जो 2 है, जो 2 यूनिट का जो क्युमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है उससे क्या है ज़्यादा है, और जो 4 यूनिट का क्युमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है उससे क्या है बराबर और उससे छोटा है। इसे कंपेयर कर लेंगे क्युमुलेटिव प्रोबेबिलिटी से। तो अब यहाँ पे हम कौन सा यूनिट को सिलेक्ट करेंगे अपने इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी के लिए, बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी के लिए। बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी के लिए एक्स को वैल्यू को कौन सा सेलेक्ट करेंगे जिसके बराबर है, किसके बराबर है जिससे बराबर और छोटा है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो इसका वैल्यू क्या सेलेक्ट कर लेंगे 4। मेरे को लग रहा है इसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, थोड़ा सा हम बात को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक मेरे को खुद फीलिंग नहीं आ रहा है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ आपको। 1 मिनट देखिए मेरे दोस्त, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमको क्या निकालना है, हमको ये फाइंड आउट करना है कि बेस्ट ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितना है। क्या है बेस्ट ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितना होगा मेरे लिए अगर स्टैटिक इन्वेंट्री मॉडल होगा। तो बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूले को यूज़ करना है। कौन से फॉर्मूले को, ये फॉर्मूले को, सिंपल लास्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है, ये फॉर्मूला बोल रहा है कि आपको बेस्ट ऑर्डरिंग क्वांटिटी निकालने के लिए सबसे पहले आप P/P प्लस एल का रेशियो निकालिए, जहाँ P प्रॉफिट है और एल क्या है लॉस है। दोनों का रेशियो निकालिए। दोनों को रेशियो निकालने के बाद आप अपना जो डाटा है, जो डाटा सीट है, जो कि मतलब इतने क्वांटिटी के लिए प्रोबेबिलिटी कितना है, उस पे जाके कंपेयर कीजिए कि वो किस यूनिट के क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी के बीच में लाई कर रहा है, किस यूनिट के क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी के बीच में क्या कर रहा है लाई कर रहा है। तो हम लोग गए पहले P/P प्लस एल का रेशियो निकाला। जैसे ही हम P/P प्लस एल का रेशियो निकाले वो कितना आ गया 0.7। आज फॉर एग्जांपल मैंने लिया था, जैसे मेरे पास आया 0.7, हम क्या किए, हम अपने डाटा शीट में क्या निकाले क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी दिया था, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाले। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है कि जिस क्वांटिटी के लिए आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसका प्रोबेबिलिटी प्लस उससे पहले वाले जितने भी क्वांटिटी दिए हुए हैं उसका प्रोबेबिलिटी का सबका सम जो होता है वो क्या होता है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी होता है। बोले ठीक है भाई, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी मेरे को दिख गया, सबका मैंने क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी पहले निकाला। फिर अब मिलाने लगा किस क्वांटिटी के लिए मेरा क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कितना है। मेरा आ रहा है 0.7 या उसके बराबर क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी किस यूनिट के लिए है। तो हम लोग चेक किए तो पता चला कि 4 यूनिट के लिए अगर 4 यूनिट अगर हम मंगाते हैं तो उसका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या है 0.7 है। तो जो P इक्वल टू जो लेस देन और इक्वल टू है किससे है 4 यूनिट, P ब्रैकेट में 4 मतलब क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फॉर द 4 यूनिट शुड बी लेस देन इज इक्वल टू 0.7। ठीक है, अब फिर उससे क्वांटिटी चेक करें कि जो मेरा क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है वो जो मेरा रेशियो आया है जो P/P प्लस एल का वो कौन से क्वांटिटी के क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा है। तो पता चला कि जो 2 यूनिट का जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है उससे जो मेरा P/P प्लस एल का रेशियो है वो क्या है ज़्यादा है। तो ये चेक कर लिए, तो मतलब जो मेरा P क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फॉर द 2 यूनिट इज लेस देन फ्रॉम 0.7 इज लेस देन और इक्वल टू 0.P for
क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फॉर यूनिट 4। इस तरह से हम लोग चेक कर लिए। अब इससे क्या पता चला, ये तो हम लोग कर लें, इससे पता ये चला कि आप चेक कर लीजिए कि कौन से x यूनिट के बराबर या उससे छोटा, कौन से x यूनिट के लिए मेरा जो P/P प्लस L का रेशियो है बराबर या छोटा है। तो x इक्वल टू कितने यूनिट के लिए, 4 यूनिट के लिए। तो मेरा बेस्ट ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 4 हो गया। बेस्ट ऑर्डरिंग क्वांटिटी क्या हो गया, 4 हो गया। ये ओवरऑल इस पूरे लेक्चर का ब्रीफ समरी है, ठीक है। इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब ये कैसे आया, ये चार्ट कैसे कंपेयर करता है, वो बात की बात है, वो हम लोग उसमें विशेष नहीं जाएंगे। वो खैर मेरे को भी नहीं समझ में आता ये कैसा आया है, मैं बस ये जान गया हूँ, मैं इसको रट गया हूँ, ठीक है मेरे दोस्त, मैं फ्रैंक हूँ, बस यही बात है, मैं खुद इसको रट गया हूँ। अब हम लोग आते हैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ताकि हमको क्या हो, इस टॉपिक पे क्या हो जाए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। उसके लिए हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेज कॉस्ट। क्या शॉर्टेज कॉस्ट ही का, ये क्वेश्चन दूसरा है, सॉरी, क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ क्या बोल रहा है, ए शॉपकीपर परचेस ए सीजनल प्रोडक्ट एट द बिगिनिंग एंड कांट रीऑर्डर एंड परचेस। क्या बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है, वो सीजनल इन्वेंट्री खरीदता है, लेकिन भाई वो सीजन के स्टार्टिंग में ही अपना जो भी इन्वेंट्री है वो खरीदता है, वो रीऑर्डर नहीं कर सकता है, ठीक है, या दोबारा उसको परचेस नहीं कर सकता है। जो परचेस कॉस्ट है वो कितना है, 100 रुपये। क्या है, 100 रुपये पर यूनिट। परचेस कॉस्ट कितना है, 100 रुपये पर यूनिट। हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। परचेस कॉस्ट कितना है, 100 रुपये पर यूनिट, यानी सी का वैल्यू मेरे को पता चल गया। बोल रहा है जो सेलिंग कॉस्ट है, वो सेलिंग कॉस्ट कितना है, 180 रुपये पर यूनिट, ठीक है भाई। इसके बाद क्या बोल रहा है, इफ द आइटम रिमेन अनसोल्ड, ठीक है भाई, अगर बिक नहीं पाता है तो उसको मेरे को स्क्रैप में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो इफ आइटम रिमेन अनसोल्ड ही कैन रिटर्न इट एट द ₹60। क्या बोल रहा है, अगर आपका सेल नहीं हो पाता है वो शॉपकीपर का, तो वो 60 रुपये पर ऑर्डर से उसको क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है, ठीक है। तो क्या हम समझे यहाँ से ये समझें कि जो मेरा परचेसिंग कॉस्ट है वो कितना है, 100 रुपीज़ है। जो सेलिंग कॉस्ट है वो कितना है, सेलिंग कॉस्ट 180 रुपीज़ है। अगर नहीं बेच पाता है तो स्क्रैप कॉस्ट कितना है, स्क्रैप कॉस्ट है वो मेरा कितना दिया भाई मेरे दोस्त, 60 रुपीज़ है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि द गुडविल लॉस एस्टिमेटेड एज 50 RS पर ईच। नया है, मैं उसमें गुडविल लॉस छोड़ दिया था ना, लेकिन अब ऐड कर लेंगे। ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अगर ज़्यादा डिमांड आ जाता है तो आपका गुडविल लॉस होगा। जो गुडविल लॉस है वो कितना है, गुडविल लॉस है वो 25 रुपये पर यूनिट है। कितना है गुडविल लॉस को हम पोटेंशियल प्रॉफिट लॉस भी बोलते हैं। तो पोटेंशियल प्रॉफिट लॉस को, गुडविल लॉस को मतलब GL लिख देते हैं, ठीक है ना, GL, गुडविल लॉस को GL लिख देते हैं। गुडविल लॉस कितना है, 25 रुपये पर यूनिट है, ठीक है भाई, ये भी समझ गया। उसके बाद कर रहा है एंड होल्डिंग कॉस्ट, होल्ड भी करेगा उसको, तो होल्डिंग कॉस्ट है वो कितना है, होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 20% ऑफ यूनिट प्राइस ऑफ द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी टू बी मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या बोला, 20% ऑफ द यूनिट प्राइस। तो 20% ऑफ यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस कितना है, 100 रुपये, तो उसका 20%, तो 100 रुपये का 20% कितना हो जाएगा, 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ होल्डिंग कॉस्ट दिया है। पूछ क्या रहा है, फाइंड द ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी टू फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या बोल रहा है कि आप मेरे को बताइए कि मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए मेरे को कितना करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कितना ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है भाई, मैं करूँगा। चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैं क्या बोला था कि आप इन प्रॉफिट निकालिए और लॉस निकालिए। सबसे पहला काम मैं चला प्रॉफिट निकालने। प्रॉफिट क्या होता है, कितने में आप सेल किए, कितने में सेल कर रहे हैं भाई, 60 रुपये में सेल कर रहे हैं, नहीं 180 रुपये में सेल कर रहे हैं। कितने में खरीदे भाई, 100 रुपये में खरीदे, ये मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, ये मेरा प्रॉफिट हो गया। अगर मैं लॉस में नहीं जाता हूं तो ये जो गुडविल लॉस है वो किस में चला जाएगा, प्रॉफिट में चला जाएगा। अगर मैं लॉस में नहीं जाता हूं तो ये जो 25 रुपये है वो क्या चला जाएगा, प्रॉफिट के अंदर चला जाएगा।
अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करूंगा तो ये मेरा गुडविल लॉस नहीं होगा। अगर ये गुडविल लॉस नहीं होता है तो 25 रुपये इसी में ऐड होगा, ये प्रॉफिट में ही हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरा गुडविल लॉस ना हो, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, 25 रुपये इसी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं लॉस को निकालने के लिए। लॉस क्या होगा, लॉस में क्या होगा, आप महंगा खरीदे हैं, 100 रुपये खरीदे हैं और उसको सस्ते में बेच दिए हैं। कितने रुपये में, कितने रुपये में स्क्रैप बेच रहे हैं, 60 रुपये में। तो 100 माइनस 60 कितना होगा, 40 रुपये का। तो ये लॉस होगा। प्लस उसको आप स्टॉक में रखिएगा, होल्डिंग कॉस्ट 20 रुपये देना होगा। तो पर आइटम लॉस कितना हो गया, 60 रुपीज़। कितना लॉस हो गया, 60 रुपीज़। लॉस मेरा कितना आ गया, लॉस आ गया 60 रुपये, प्रॉफिट 105 रुपीज़। हम क्या बोले थे, इसके बाद आप क्या निकालिए, P अपॉन P प्लस L निकालिए। P अपॉन P प्लस L निकालते हैं। 105 डिवाइडेड बाई 105 प्लस 60, दोनों का निकालें वैल्यू, कितना आ जाएगा, 0.636। कितना आ जाएगा, 0.636। P अपॉन P प्लस L का रेशियो निकल गया। अब हम क्या बोले थे, इसके बाद आपको बेस्ट ऑर्डरिंग क्वांटिटी निकालना है। तो आप इसको पुट कीजिए कौन से फॉर्मूले में, कौन से फॉर्मूले से हम कंपेयर करने के लिए बोले थे, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी एट x माइनस 1 शुड बी लेस देन फ्रॉम P प्लस P अपॉन L रेशियो एंड लेस देन एंड इक्वल टू P क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी एट क्वांटिटी x। ठीक है, तो अब मेरे को क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी चाहिए, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी चाहिए। ये इसका वैल्यू मेरे को पता चल गया है 0.7। अब मेरे को वो x का वैल्यू दिखना है जिसके लिए मेरा क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0 से 0.636, 0.636 से क्या हो, ज़्यादा हो। और क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी उस क्वांटिटी के लिए देखना है जिसके लिए क्या हो, उसका क्यूमुलेटिव, उस क्वांटिटी के लिए क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी देखना है जिसका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0.636 से कम हो। तो हम क्या करते हैं, पहले चार्ट अपना लिखते हैं। चार्ट अपना क्या करते हैं, लिखते हैं। चार्ट में क्या क्या दिया है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी सब यूनिट का, वो देखते हैं। क्या दिया भाई, सबसे पहला कितना दिया है कि अगर 1 यूनिट का डिमांड करते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, ये यूनिट हो गया, ये डिमांड हो गया, इसका डिमांड का प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी हो गया, ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी हो गया। ठीक है, यूनिट का देखते हैं। 1 यूनिट के लिए कितना दिया है प्रोबेबिलिटी, 0.06, 0.06 दिया है। इसका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कितना होगा, ये प्रोबेबिलिटी विथ और समेशन में इससे पहले का यूनिट का प्रोबेबिलिटी, पहले का यूनिट का प्रोबेबिलिटी क्या दिया, कुछ नहीं है, पहले का यूनिट कुछ नहीं है, तो इसका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.06 ही रह जाएगा। 2 यूनिट के लिए क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कितना दिया है, 0.05। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 2 यूनिट के लिए क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, वो कितना होगा, इसका प्रोबेबिलिटी प्लस में समेशन ऑफ ऑल प्रीवियस प्रोबेबिलिटी। तो 0.05 और उससे पहले का सारा का समेशन क्या है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ही देता है, उसका वैल्यू कितना है, 0.06। तो दोनों का ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 0.11। इसका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कितना आ गया, 0.11। आगे क्या दे रहा है, 3 क्वांटिटी के लिए क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कितना दिया है, 0.11। तो इसका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या होगा, 0.11 प्लस में समेशन ऑफ ऑल प्रीवियस प्रोबेबिलिटी। तो ऑल प्रीवियस प्रोबेबिलिटी क्या बता रहा होगा, ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ही बता रहा होगा। तो सबका समेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.22 आ जाएगा। उसी तरह से 4 के लिए निकालेंगे। 4 के लिए कितना दिया प्रोबेबिलिटी, 0.07। तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कितना आ जाएगा, 0.29। सबको समेशन कर दीजिए, 0.29 आ जाएगा। 5 क्वांटिटी के लिए कितना दिया है प्रोबेबिलिटी, 0.09। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाली कितना देगा, 0.37। दिया गया, यही डाटा दिया था यूनिट का और प्रोबेबिलिटी का। हम लोग क्या निकाल दे, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, और दिया है 0.37, इतना ही दिया है। ठीक है, इतना ही दिया है। अब हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, अब अपना चार्ट देखते हैं। ये कितना दिया है, 0.636। क्या दिया है, 0.636। जब हम देखें 0.636 दिया है, मेरा क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी चार्ट में लाइज नहीं कर रहा है, मतलब इसमें दिख रहा है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कहीं 0.636। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम लोग यही करेंगे कि जो मेरा ऑर्डर क्वांटिटी है, जो मिनिमम तो पता है ना कि ये जो P फॉर द 5 क्वांटिटी, इससे ज़्यादा इसका जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी आ रहा है उससे ये ज़्यादा है, और कम किससे और बराबर किससे है वो मेरे को पता नहीं है। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि आपको 5 से ज़्यादा कम से कम, जो पहले 5 तक लोग मंगाता था, अब हम लोग उसको क्या सजेस्ट करेंगे, आप कम से कम 5 से ज़्यादा मंगाइए। क्या मंगाइए, 5 से ज़्यादा क्वान्टिटी मंगाइए, तब आप क्या रहिएगा, प्रॉफिट में रहिएगा। 5 से ज़्यादा मंगाइए तब आप क्या रहिएगा, प्रॉफिट में रहिएगा। आप 5 से ज़्यादा प्रोडक्ट मंगाइए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा मतलब
क्वेश्चन में हल्का चेंजिंग करके मैं आपको एक रियल सिचुएशन की तरफ ले जाऊं। इसका हम लोग प्रोबेबिलिटी चेंज करते हैं, ठीक है ना। इसका 0.1 दिया ना जी, इसका एक प्रोबेबिलिटी 0.17 कर देते हैं। 0.17 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.17 नहीं करते हैं, सीधे सीधे इसको कर देते हैं 5, 0.5 करते हैं, नहीं 0.4 करते हैं, 0.4 करते हैं, ठीक है 0.4 करते हैं। तो 0.4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी 0.62, कितना हो जाएगा 62। ये कितना है 0.9 है, 0.62 दिया हुआ है ना, तो 0.9 ऐड कर देते हैं, कितना होगा 0.71, ठीक है। थोड़ा सा मैं चेंज किया अपने अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को, तो 0.71 हो गया। अब हमको यहाँ से क्या पता चला, अब हम कंपेयर करते हैं चार्ट को, तो ये क्या बोला क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी 0.36, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी 0.36 उस यूनिट के लिए निकालना है जिसका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या हो 0.36 से क्या हो कम हो। तो 0.36 से कम हो कौन सा यूनिट है, 4 के लिए अगर देखें क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कितना है 0.62, जो कि 0.63 से क्या है कम है। तो P = 4, इसका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी इससे कम है। और कौन सा यूनिट का इससे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी जस्ट ज़्यादा है या उसके इक्वल है, तो 0.71 क्या है 0.63 से ज़्यादा है, ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो Px यहाँ पे क्या रख देंगे, x की जगह पे क्या रख देंगे 5 रख देंगे, क्या रख देंगे 5 रख देंगे। तो हम यहाँ से इस डाटा को कंपेयर करके क्या बोल सकते हैं, बेस्ट ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितना है 5 है, बेस्ट ऑर्डरिंग क्वांटिटी क्या है 5 है। लेकिन जो क्वेश्चन दिया था उस हिसाब से क्या होना चाहिए था, जो उस हिसाब से क्वेश्चन जो जिस हिसाब से दिया था उस हिसाब से 5 से ज़्यादा हम लोग को बोलना चाहिए था। उस ऐसे सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे 5 से ज़्यादा आप क्वांटिटी मंगाइए। लेकिन अगर इस तरह से अगर प्रोबेबिलिटी दिया रहता तो हम लोग बोलते हैं कि आप 5 क्वांटिटी मंगाइए, 5 सबसे बेस्ट ऑर्डरिंग क्वांटिटी है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बाकी हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।